हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मरुस्थल निर्माण के एक कारक के रूप में अवस्थिति के महत्व पर प्रकाश डालें। गिव एग्जाम्पल, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन एज ए फैक्टर ऑफ डेजर्ट फॉर्मेशन। मतलब मरुस्थलीकरण होने के लिए जो लोकेशन है, भौगोलिक अवस्थिति है, उसका महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल के अनुसार द्वारा समझाना है। पहले तो हमको मरुस्थल की परिभाषा देनी होगी, फिर इसके बाद हमको इसके विस्तार के संदर्भ में कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ चर्चा करनी है। जो लोकेशन है वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उदाहरण देने हैं। उसके बाद हमको सुधारात्मक निष्कर्ष को बढ़ावा देना है। सुधारात्मक के लिए क्या क्या निष्कर्ष हम कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। मरुस्थल उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहाँ न्यूनतम न्यून वर्षा, अत्यंत न्यून वर्षा यानी 25 सेंटीमीटर से कम ये मानक है होती है, जहाँ पादप जंतुओं के जीवन निर्वाह के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं होती। मरुस्थल विश्व के 20% क्षेत्र पर विस्तृत हैं। आपको फैक्ट याद रखना है, 20%, लगभग 1 अरब लोग इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। मतलब विश्व के इतने भौगोलिक क्षेत्रफल 20% भौगोलिक क्षेत्रफल मरुस्थल हैं और इसमें 100 करोड़ लोग निवास करते हैं। मरुस्थल शीत और उष्ण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वे पहाड़ी चट्टानों के शुष्क रेतीले लवणीय हो सकते हैं। किसी मरुस्थल के निर्माण में जो लोकेशन है वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है, जैसे 15 से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी की अक्षांशों के मध्य विस्तारित द्वीपों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित मरुस्थल। इसके बीच में क्या होता है, जो वायु का अवतरण होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, मेघों का निर्माण नहीं हो पाता। इस क्षेत्र में प्रवाहित अवरोही पवनें मेघों के निर्माण में अवरोधक उत्पन्न करती है, अर्थात यहाँ अत्यंत वर्षा होती है, न्यून वर्षा होती है। इसके परिणाम स्वरूप उष्ण और शुष्क मरुस्थलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल इसी के उदाहरण हैं। ठंडी जलधाराओं के निकट पश्चिमी तटों पर अवस्थित मरुस्थल। हम जानते हैं कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर सामान्यतः महासागरीय की ठंडी जलधाराएँ बहती है, जिसके कारण वहाँ पर तापमान जलकांतित होने के कारण वाष्पीकरण भी बहुत कम होता है और बादलों का निर्माण ना होने के कारण वहाँ पर वर्षा का अभाव होता है। उदाहरण के लिए अगर चिली तट के पास जो पेरू की ठंडी जलधाराओं के कारण अटाकामा मरुस्थल। दूसरा, कुछ पर्वतीय श्रृंखलाओं के पवनोन्मुख ढलानों यानी वृष्टि छाया क्षेत्रों के निकट स्थित होने के कारण मरुस्थल होता है। जब आर्द्रतायुक्त पवन एक पर्वत श्रृंखला से टकराती है तो यह पवनाभिमुख ढलानों पर आर्द्रता उत्पन्न करती है। इस प्रकार जब पवन पर्वत की चोटी के ऊपर प्रवाहित होती है तो अत्यंत कम आर्द्रता उत्पन्न करती है। पवनाभिमुख ढालों पर अवरोहित होने लगती है, अवरोही पवनें गर्म हो जाती हैं, जिससे मेघों का निर्माण कठिन हो जाता है। इस प्रकार क्षेत्र की शुष्कता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए मोजेव मरुस्थल और कैलिफोर्निया की डेथ वैली। समुद्र से दूरी की स्थिति, ये प्रमुख रूप से मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से महाद्वीपों के कारण आवर्षण विहीन होते हैं, क्योंकि जब तटीय क्षेत्रों से वायु राशियाँ आंतरिक क्षेत्रों तक पहुँचती है उनकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए चीन और मंगोलिया में अवस्थित गोबी मरुस्थल। ध्रुवों के निकट अवस्थित, ये भी टेम्परेचर के कारण यहाँ भी वायु का दबाव अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो बादल हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता और जिसके कारण यहाँ पर मरुस्थल जैसे लद्दाख का मरुस्थल हम कह सकते हैं। भूमंडलीय भूदृश्यों का निर्माण, मतलब हमने जो पॉइंट बताए हैं सभी ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो महाद्वीप होते हैं वहाँ पर जो उपोष्ण वायुदाब होता है, उपोष्ण कटिबंधीय जो दबाव होता है, उसके कारण बादल नहीं बन पाते और ठंडी जलधारा वाले क्षेत्रों में भी बादल का निर्माण कम होता है। और जो पर्वतों की विमुख ढलान है उस साइड भी जो जलयुक्त जो हवा है वो भी कम पहुंच पाती है। दूसरी बात, अगर समुद्र से दूरी होगी तो वहाँ पर जो वर्षा युक्त जलयुक्त वायु है कम होने के कारण वहाँ पर सूखी वायु का प्रभाव होता है और ध्रुवों के निकट भी टेम्परेचर कम होने के कारण, अवतरण के कारण, वायुदाब अधिक होने के कारण यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं होता।
मरुस्थलीय भूदृश्यों का निर्माण विभिन्न अन्य कारकों के कारण भी हो सकता है, जैसे नदी के प्रवाह में परिवर्तन, अनुर्वर भीड़ भूमि, जलवायु परिवर्तन, मानवीय कारण जैसे अतिचारण, वनों की कटाई, निम्न स्तरीय कृषि पद्धतियों के कारण भी मरुस्थलीकरण हो सकता है। इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप चाहे तो एग्जाम्पल मैप के थ्रू, जो क्योंकि ज्योग्राफी में अगर मैप डालेंगे तो इनरी चाहिए होगा। जिस प्रकार इसने दिया है अटाकामा मरुस्थल, यहाँ पर पेरू जो ठंडी वो जलधारें आती है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका का सबसे बड़ा, नामीबिया मरुस्थल, और अगर हम देखें तो थार मरुस्थल भी भारत में है, और इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है, यहाँ व्यवस्था कम होती है ठंडी जलधारा के कारण। पेंटागोनिया मरुस्थल जो दक्षिण अमेरिका में है, और ये इसी तरह हमने देखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से प्राथमिक बल हैं जो महासागरों में जल का समुद्री धारा के रूप में संचलन करते हैं? वे बल कौन कौन से हैं, क्या बताना हमको, फोर्स कौन कौन से हैं जिसका जलधारा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जल की धाराएं संचारित होती हैं। साथ ही उदाहरण देते हुए मानव गतिविधियों पर महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव बताने हैं। मतलब अगर ठंडी जलधारा उसके मानव गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, अगर गर्म जलधारा हुआ उससे मानव गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम महासागरीय जो जलधाराएं हैं निश्चित मार्ग और निश्चित दिशा के जल के अत्यधिक मात्रा के नियमित प्रवाह को संदर्भित करती है। महासागरीय धाराओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उसकी गहराई के आधार पर सतही हो गया, और या दूसरी होगी गहरी जलधारा, तापमान के आधार पर ठंडी और गर्म जलधारा। सामान्यतः आप समझ गए होंगे, जो सतह पर बहती है वो सतही धारा, और जो गहराई में बहती है वो गहरी जलधारा। अगर जो ठंडी जलधारा है वो टेम्परेचर को कम करती है आसपास के क्षेत्र में, और गर्म जलधारा टेम्परेचर को अधिक करती है। जब पवन के संचलन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से बल हैं? सबसे पहले तो पवन का बल, जो जलधारा है पवन के बल के ऊपर भी निर्भर करती है। जिस साइड पवन की गति होती है उसी साइड धारा का प्रवाह भी हो जाता है। दूसरा है महासागरीय नितल की प्रकृति, जो महासागर का नितल है अगर इस साइड ज़्यादा ऊंचाई है, इस साइड कम है, तो धारा इस तरह से प्रभावित करेगी। सौर ऊर्जा का तापमान, जहाँ पर सौर ऊर्जा का तापमान होता है वहाँ पर जो दाब है वो कम हो जाता है, और जहाँ पर सौर ऊर्जा का तापमान कम होता है वहाँ पर दाब अधिक होता है। तो जलधारा इसके कारण भी, सूर्य के ताप के कारण भी जल का प्रसार होता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट समुद्र जल का स्तर ऊपर उठ जाता है मध्य अक्षांश की तुलना में, जिसके कारण ऊपर उठने के बाद धारा ऐसे प्रभावित होती है विषुवत से। जो ठंडा टेम्परेचर वाले क्षेत्र उस साइड धारा का प्रभाव होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जल नीचे की ओर खींचता है, जिससे एक प्रवणता उत्पन्न होती है जब जल धारा का निर्माण करती है। इस प्रकार कुछ धाराएं दी हुई हैं, कुछ गर्म है कुछ ठंडी है। आपने ज्योग्राफी बेसिक में भी किया होगा। जिस प्रकार ये पेरू जलधारा है, ये जैसे क्यूरोसियो है, ओयोसिया है, ऑस्ट्रेलियन जलधारा है, और इसी प्रकार लेब्राडोर जलधारा जो ठंडी है, ग्रीनलैंड जलधारा है, कैनेरी है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक जलधारा है। इस प्रकार उत्तर विषुवतीय जलधारा है। इस जलधारा के प्रवाह में पवन की दिशा, जो महासागर का जो नितल है उसकी आकृति की दिशा, सूर्य के तापमान के कारण भी होता है, और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल आदि फैक्टर काम करते हैं। महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव, महासागरीय धाराओं के विशाल, अगर आपको कोई प्रभाव लिखना हो तो आप उसका इकोनॉमिकल, सामाजिक, और इस तरह से आप एक सब हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। महासागरीय धाराओं के विशाल महासागरीय धाराओं के प्रभाव, महासागरीय धाराओं के विशाल प्रवाह ताप के वितरण में एक महत्वपूर्ण घटक है, जो विभिन्न मानव गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। क्योंकि हमको पता है कि गर्म जलधाराएं अगर उच्च अक्षांशों की तरफ बहती हैं तो वहाँ के टेम्परेचर शून्य तापमान को अधिक कर देती है और रहने योग्य स्थितियाँ को उत्पन्न करती हैं। जिस प्रकार गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे होते हुए
अंततः ब्रिटिश द्वीप समूह तक जलधारा को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से अमेरिका के पूर्वी सहारे के होते हुए अंततः ब्रिटिश द्वीप समूह तक गर्म जलधारा को प्रभावित करती है। गर्म महासागर धाराएं तीव्र रूप से वाष्पित होने वाले गर्म जल को प्रभावित करती है, जिससे समुद्र तट पर वर्षा हो सकती है, क्योंकि इससे बादलों का निर्माण होता है और कृषि गतिविधियों में सहायता होती है। जिस प्रकार मैंने कहा कि इसको हम आर्थिक रूप से देखें तो उच्च अक्षांशों में जो रहने योग्य स्थिति है, वर्षा है आदि के निर्माण में भी सहायक होती है। और जिस प्रकार जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट होता है जो मछलियों की संख्या में वृद्धि करता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहायता होती है। और मछलियों के जो प्राकृतिक खाद्य हैं इसको हम कहते हैं कैक्टस यानी सारा गैस घास कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है मछलियों के लिए। जिस प्रकार गल्फ स्ट्रीम और ये दूसरी गल्फ स्ट्रीम के पॉजिटिव में जो ठंडी जलधारा मिलकर एक मतलब मछलियों के लिए अच्छी स्थिति का उत्पन्न करती है। इसने उदाहरण दिया हुआ ब्राज़ील धारा के साथ फॉकलैंड द्वारा या क्यूरोसियो धारा के साथ ओयासियो धारा का मिश्रण। महासागरीय धाराएं कई क्षेत्रों में उद्वेलन का कारण बनती है, जैसे कि पेरू के तट से कुछ दूर जहां जल को तट से दूर प्रवाहित करने वाली सतही धाराएं पोषक तत्व युक्त जल को समुद्र की गहराई से उद्वेलित करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन क्षेत्रों में पोषक तत्वों की प्रचुरता से केल्प सेंसतर समुद्री माछी के मतलब कहने का क्या मतलब है, ये कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जो आर्थिक को बढ़ावा देती है, चाहे मत्स्य पालन में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे अन्य समुद्री जो मत्स्य की है उसके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करती है। दूसरी ओर यह कुछ देखो हमने ये सकारात्मक बात की है, लेकिन धाराओं का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होता है, क्योंकि प्रभाव के दौरान हमको पॉजिटिव और नेगेटिव ही बताना होता है। जिस प्रकार अल नीनो धाराएं हैं उसका भारत के मानसून पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में मानव गतिविधियों को विभाजित करती हैं। उदाहरण के लिए ठंडी धाराएं तट के तापमान को उल्लेखनीय रूप से शीतल करती हैं और सघनित आर्द्रता की मात्रा कृषि गतिविधियों के लिए अनुकूल नहीं होती। यही कारण है कि सामान्य रूप से महाद्वीप के पश्चिम किनारे पर मरुस्थल सदृश स्थितियाँ पाई जाती हैं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के वितरण को प्रभावित करने वाली अवस्थिति संबंधी कारों का संक्षिप्त वर्णन करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ लोकेशन फैक्टर दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। व्हाट आर द चैलेंज दैट दिस इंडस्ट्री फेसेस। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ लोकेशन फैक्टर, लोहे इस्पात की कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इस उद्योग को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले तो हमको लोहा इस्पात उद्योग के बारे में इंट्रोडक्शन देना होगा। भारत में क्या क्या स्थितियाँ और स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और इसके लिए चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। लोहा इस्पात उद्योग के विकास ने लोहे इस्पात उद्योग ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अपनी अवसंरचना के लिए लोहा और इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। कौन कौन से जो उद्योग हैं वो कौन कौन से कारक हैं। नंबर 1 तो कच्चा माल ही है, जो कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसका आधार उसमें यूज होने वाला कच्चा माल ही होता है। इन उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो कच्चा माल है लोहा इस्पात कोकिंग कोयला चूना पत्थर डोलामाइट मैग्नीज आगरी सहमृति का सम्मिलित है। ये कच्चे माल भार हासी वाले होते हैं, इसलिए लोहा इस्पात संयंत्र कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थित हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को समिष्ट करते हुए निर्मित अर्धचंद्राकार क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग का संकेंद्रण है। ठीक है ना, जो कर छत्तीसगढ़ हम देख सकते हैं, उत्तराखंड देख सकते हैं, झारखंड पश्चिम बंगाल। और परिवहन प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र रेलवे लाइनों पतनों से जुड़े स्थित होते हैं। परिवहन प्रमुख लोहा एवं इस्पात संयंत्र, परिवहन भी जरूरी है, परिवहन के साधन भी जरूरी है, चाहे वो रोड मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो। और इस क्षेत्र में क्या परिवहन जरूरी है। उदाहरण के लिए जो टिस्को है संयंत्र मुंबई कलकत्ता रेलवे लाइन के अति निकट है। अगर मुंबई से कलकत्ता सामान पहुंचाना हो या कलकत्ता से मुंबई, इसके लिए रेलवे लाइन है। यहाँ से इस्पात के निर्यात के लिए निकटतम पतन कोलकाता है, जो समुद्री मार्ग सुविधा प्रदान करता है। दूसरा है
आयातित अयस्क पर अपनी निर्भरता के कारण लोहा इस्पात संयंत्र जैसे विशाखापत्तनम, रत्नागिरी, मंगलोर जैसे तटीय क्षेत्रों में स्थित है। अगर आपको आयात करना है तो समुद्री मार्ग से आप आसानी से सस्ती दर पे और तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिक नीति, भारत का उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास है। भिलाई और राउरकेला में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना का उद्देश्य है पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना था। मतलब उद्योग की स्थापना करना केवल आर्थिक विकास ही नहीं है, बल्कि जो सामाजिक विकास है, जिस प्रकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार जैसे काम भी करने हैं। जैसे भिलाई और राउरकेला में जो उद्योग लगाए थे। विद्युत मशीनरियों के कार्य के लिए विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। इस प्रकार विद्युत आपूर्ति किसी भी विनिर्माण उद्योग की अवस्थिति का निर्धारक कारक बन जाती है। जिस प्रकार दामोदर घाटी निगम, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र को जल आपूर्ति की आवश्यकता है, जल विद्युत की आपूर्ति करता है। जल भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद ही रखने हैं। जल इस उद्योग के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए उदाहरण के लिए सुवर्णरेखा नदी के निकट टिस्को और ब्राक्कर नदी के निकट इसको। बाजार तक पहुँच, बाजार निर्मित उत्पादों हेतु स्थान उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त इस उद्योग का अंतिम उत्पाद भारी होता है। यदि बाजार में सुलभ नहीं है तो परिवहन की लागत में वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ चुनौती कौन कौन सी है? डंपिंग की, जिस प्रकार चीन, भारत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण चीन, जापान, दक्षिण कोरिया में निर्मित सस्ते इस्पात का डंपिंग क्षेत्र बन गया है, क्योंकि भारत में जो इस्पात है उत्पाद हैं वो महंगे हैं अपेक्षाकृत चीन और जापान, दक्षिण कोरिया की तुलना में, जिसके कारण चीन और जापान, दक्षिण कोरिया के जो लोहा इस्पात उत्पाद हैं उसकी मांग अधिक के कारण इनका डंप बहुत ज़्यादा होता है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू इस्पात अभिकर्ताओं की क्षमता उपयोग दर में कमी आने का अनुमान है। दूसरा है प्रौद्योगिकी का अभाव। निम्न स्तरीय अप्रचलित प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप उत्पादकता और अपेक्षा क्षमता में कमी आई है। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कुशलता। ऐसा सामाजिक उपरिव्यय पर अत्यधिक निवेश, खराब श्रमिक संबंधों, अकुशल प्रबंधन के कारण है। यह क्षेत्र संयंत्रों के कामकाज में बाधक बनता है। परिणामस्वरूप बढ़ते हुए एनपीए के कारण हानि होती है। नेक्स्ट हमारा धातु कर्मक कोयले की कमी। कई इस्पात संयंत्रों को धातु कर्मक कोयला आयात करना पड़ता है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। विद्युत की समस्या, विद्युत की अधिक कीमत और अनियमित विद्युत आपूर्ति उत्पादन प्रक्रिया को धीमी करती है। सरकार द्वारा इन समस्याओं से निपटने हेतु अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें इस्पात पर डंपिंग रोधी शुल्क आरोपित करना, करना, आयात पर कर लगाना, राष्ट्रीय इस्पात नीति। मतलब जो नीति है, चाहे वो विद्युत से रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे कोयले से रिलेटेड हो, चाहे इस्पात से रिलेटेड हो, एक नीति तो राष्ट्र की होती ही है। और आयात पर कर लगाया और डंपिंग ड्यूटी भी लगा दी। इनके साथ साथ इसने क्या किया, इस प्रकार भारत जो इस्पात उद्योग उनको प्रतिस्पर्धी बना दिया, क्योंकि वर्ल्ड स्टील डायनेमिक्स द्वारा 36 भारतीय इस्पात विनिर्माताओं को 2017 में विश्वसनीय इस्पात निर्माता के रूप में सूचीबद्ध किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेद्य क्यों है? पहले तो बात है भारत में जो भूस्खलन की स्थिति भारत में कैसी है और हिमालय संवेद्य क्यों है। क्या कारण है कि वर्तमान में भूस्खलन बहुत अधिक है? इस क्षेत्र में बार बार होने वाले भूस्खलन की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्या किए गए हैं? भूस्खलन क्या है? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ढाल के पदार्थों जैसे चट्टानी, मलबे, मृदा का एकदम नीचे की तरफ बहना और तीव्र गति से बहना या धीरे धीरे बहना। भूस्खलन स्थलीय प्राकृतिक आपदा में से एक है, जिसमें भारत का भूभाग का 15% से अधिक भूस्खलन से प्रभावित है। आपको याद रखना है, सूखे से कितना 68%, भूकंप से कितना 58%, बाढ़ से कितना 12%, चक्रवात से कितने प्रभावित हैं 8%, और भूस्खलन से कितना 15%, और भारत का मरुस्थल से कितना प्रतिशत है 20% भाग प्रभावित है, 1/4 20 या 25%। अन्य आपदाओं के विपरीत भूस्खलन अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब जो वहाँ के क्रियाकलाप हैं, स्थानीय समुदाय हैं, अगर वो कुछ अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं, उससे नियंत्रित किया जा सकता है। देश के हिमालयी पूर्वोत्तर भागों की अराकान योमा पट्टी के भूगतिकीय रूपने से सक्रिय प्रदेश में बार बार विभिन्न प्रकार के भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। भूस्खलन आपदा अनुक्षेत्र वर्गीकरण मानचित्र ने हिमालय क्षेत्र को अति संवेद्यता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। हिमालय क्षेत्र को भूस्खलन घटना के प्रति प्रवण कारक
कौन कौन से हैं जो हिमालय क्षेत्र में? नंबर 1 तो भूगर्भीय कारक, क्योंकि जो हिमालय विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। हिमालय पर्वत श्रृंखला और पूर्वोत्तर के पर्वतीय श्रृंखलों में क्षेत्रों में विवर्तनिक प्लेटें सीमांत से निकटता के साथ उच्च भूकंपीय देखने को मिलता है। मतलब प्लेटें सरक रही हैं। किसकी? जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशिया प्लेट की तरफ जा रही है। प्रति वर्ष लगभग 45 से 75 मिलीमीटर तक सरक रही है, जिसके कारण जो वर्तमान स्थिति में भी हिमालय अपनी विकास कर रहा है और भूकंप से सह भूकंपीय भूकलेखन घटित होता है। तीव्र ढाल, हिमालय क्षेत्र अपरिपक्व है, मतलब अब भी इसका निर्माण जारी है और उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। चट्टान की भंगुर स्थिति के कारण चट्टान की अस्थिरता के प्रति अति संवेदनशील है। हिमालय चट्टानों की अधिकांश अवसादी चट्टानें संगठित और अर्ध संगठित निक्षेपों से निर्मित है। दूसरा है जलवायु कारक। गहन वर्षा, अत्यधिक वर्षा से मृदा अपरदन होता है, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होती है हिमालयी क्षेत्रों में, जिस प्रकार मेघालय टाइप क्षेत्र राज्यों में या उत्तराखंड टाइप राज्यों में इस प्रकार बार बार भूस्खलन घटना होती है। तीसरा कारण है मानवजनित। मानवजनित में क्या कर सकते हैं? जो विकास को बढ़ावा देने के लिए वनों का कटाव अधिक है, पशुचारण, खेती की अवैज्ञानिक पद्धति, जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, पर्यटन, शहरीकरण, सड़कों विकास, जो ये भी हम जो सदाबहार पॉइंट है आपको याद रखने हैं। हिमालय क्षेत्रों में भूस्खलन की बर्बरता कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? जो समस्या है उसका हम समाधान निकालें, जिस प्रकार नियोजित विकास प्रक्रिया, वनीकरण को बढ़ावा देना, कृषि पद्धति को वैज्ञानिक तरीके से करना और जो बारिश का पानी इसको स्टोर करने के लिए जो वाटर शेडों का निर्माण करना। इस तरह से हम जो सदाबहार पॉइंट है उसके अनुसार इसको लिख सकते हैं। कुछ सरकारी प्रयास भी लिख सकते हैं, मानचित्रण भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक किस्म की आपदा है। और भूस्खलन निगरानी और पूर्वानुमान तकनीक को विकसित करना, विनियमन और प्रवर्तन, जिस प्रकार जो विकास प्रक्रिया है उनको विनियमित करना चाहिए, जो मानक है विकास कार्य के उनको बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, मतलब अगर ऐसी आपदा आती है ताकि उससे जान माल की हानि कम हो। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूस्खलन जोखिम में कमी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम सहित देश के विभिन्न भागों में भूस्खलन संवेदनशीलता का चित्रण किया है। इसके साथ ही हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा कम करने के लिए भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रबंधन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसका गठन किया, जो निर्देश देता है। नेक्स्ट, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाल के महत्व क्या है? प्रवाल क्या है, इसके महत्व क्या है? और साथ ही प्रवाल विरंजन की ऊपर घटना पर प्रकाश डाल लें। जो प्रवाल रंगहीन हो रहा है उसकी घटना के प्रभाव हैं, क्या घटनाएं हैं और इससे क्या आर्थिक नुकसान होता है। प्रवाल भित्ति क्या है? समुद्री एक्कशेरुकी के कंकालों से निर्मित वृहद जलमग्न संरचनाएं हैं। प्रवाल प्रजातियां समुद्री जल में कैल्शियम कार्बोनेट और निष्कर्षित कर कठोर, जो मतलब क्या, प्रवाल एक जीव है, वो क्या करता है, अपने जो अवशेष हैं उनको छोड़ देता है, अपने शरीर के ऊपर ही लपेट लेता है, जो उसका सुरक्षा का कार्य करता है। बाद में जो प्रवाल है उसको छोड़ देती है और इसी से एक ढेर का निर्माण होता है। और जो ये कठोर पदार्थ होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसमें अब पढ़ते हैं थ्योरेटिकल क्या लिखा है। प्रवाल भित्ति मूंगा के कंकालों से निर्मित, मतलब कंकाल होता है मूंगा अपने सुरक्षा के लिए इसको अपने शरीर के ऊपर चढ़ाता है। वृहद जलमग्न संरचनाएं हैं। प्रवाल प्रजातियां समुद्री जल में कैल्शियम कार्बोनेट निष्कर्षित कर कठोर स्थायी बाह्य कंकाल का निर्माण करती हैं, जो उनके मुलायम कोसनुमा शरीर की सुरक्षा करता है। इन्हें समुद्र के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के रूप में जाना जाता है। इन्हें समुद्र के उष्णकटिबंधीय वर्षावन रूप में जाना जाता है। 1/4 समुद्री जीव प्रवाल भित्ति पर निर्भर होते हैं तथा विश्व में 50 करोड़ से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा, आर्थिक कल्याण और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रवाल भित्तियों पर निर्भर करते हैं। भारत में अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और मालवन में स्थित है। मालवन ये महाराष्ट्र में है। अब इसको वैश्विक राष्ट्रीय बंदरगाह का दर्जा दिया है हाल ही में। आपको समझ में आ गया। इनको समुद्रीय जो वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि 1/4 समुद्री जीव प्रवाल भित्तियों पर ही निर्भर है। 25% समुद्री जीव तथा विश्व में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग
खाद्य सुरक्षा, ये आंकड़े आपको याद रखने इंपॉर्टेंट भी हैं कि जो 25% समुद्री जीव प्रवाल में निर्भर है और इसे 50 करोड़ लोग मतलब किसी न किसी रूप में प्रवाल भित्तियों पर निर्भर हैं और इनको समुद्र के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। भारत में अंडमान निकोबार हो गया, जिस प्रकार ये भारत अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और मालवन, ये महाराष्ट्र में है मालवन। और इनका महत्व क्या है हम देखें, आर्थिक महत्व भी है और ये जो तट जो संरक्षक है, मतलब जो टाइफून, हरिकेन जैसे चक्रवात आते हैं, इनकी लहरों का जो पड़ोसी क्षेत्र है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और जैसे अपरदन को भी कम करते हैं, जैसे बाढ़ की जो अक्षति होती है बाढ़ से, चक्रवात से, उसको भी कम करता है और जिससे विस्थापन भी कम होता है। और पर्यावास, प्रवाल भित्तियाँ कई समुद्री जीवों के लिए पर्यावास और आश्रय उपलब्ध कराती है। विश्व के मत्स्य पालन के लिए प्रवाल भित्तियाँ महत्वपूर्ण है। महासागरों की लगभग 1/4 मछलियों के लिए नर्सरियाँ का निर्माण करती है। पोषक तत्व पुनर्चक्रण, प्रवाल भित्तियाँ कार्बन और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करती है। प्रवाल समुद्री खाद्य श्रृंखला के लिए नाइट्रोजन अन्य पोषक तत्वों के स्रोत भी हैं। जल निस्पंदन, प्रवाल फिल्टर फीडर के रूप में कार्य करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रवाल का जल सतह में निलंबित कणकीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। यह महासागरीय जल की गुणवत्ता और स्पष्टता की वृद्धि में योगदान करते हैं। जलवायु संबंधी अभिलेख, प्रवाल भित्तियों का अध्ययन विगत लाखों वर्षों में घटित जलवायु घटना द्वारा स्पष्ट है। मतलब क्या है, ये तट का संरक्षण करते हैं। आप मोटे मोटे तौर पर देखें, तट का संरक्षण आपको पता चल गया, परिवास जैव विविधताओं के साथ साथ भी, और जो मछलियाँ, नर्सरी आदि का आश्रय स्थल भी, और पोषक तत्व पुनर्चक्रण के लिए, क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। जल को छानने में, मतलब एक फिल्टर का काम करता है, और जलवायु संबंधी अभिलेख भी इसके महत्व को दिखाता है। लेकिन हाल के टाइम में कुछ कारकों जैसा ये प्राकृतिक कारक हो, जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग हो गया, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, मानवजनित कारक हो गया, अत्यधिक हस्तक्षेप, शिकार, मतलब ज़्यादा मत्स्य की प्रवाल विनिर्माण के लिए कारक हैं। और इसके प्रभाव क्या हैं, जो सौर विकिरण का अत्यधिक प्रदूषण, बिना संशोधित इसको ऐसे प्रभावित कर देना, अत्यधिक निम्न ज्वार। इन खतरों की पहचान करते हुए विश्व में प्रवाल भित्तियों की रक्षा करने पर केंद्रित कई वैश्विक पहले हैं। ग्लोबल कोरल मॉनिटरिंग नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ये प्रवाल भित्ति क्षेत्र की निगरानी करने और सामान्य जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लोबल कोरल मॉनिटरिंग नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। मृदा का निर्माण करने वाले विभिन्न कारक कौन का विवरण देना है। मृदा क्या है, इसके निर्माण में कौन कौन से कारक हैं, जिस प्रकार वायु भी है, जल भी है, पोषक तत्व भी है, तापमान भी है, पेड़ पौधे भी हैं, और मृदा निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। मृदा जनन का अर्थ है मृदा निर्माण और मृदा द्वारा रासायनिक विशेषताओं तथा संगठन, रंग, कणों के आकार जैसे अन्य गुणों की प्राप्ति प्रक्रिया। मृदा निर्माण में अपक्षय एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा निर्माण के लिए आधारभूत सामग्री प्राप्त होती है। जल, वायु, गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के माध्यम से सामग्री का संचय मृदा निर्माण में योगदान करता है। सर्वप्रथम अपेक्षित पदार्थ, ये लाए गए निक्षेप, बैक्टीरिया, अन्य निम्न श्रेणियों के पौधे जैसे काई, लाइकन द्वारा उपनिवेशित करते हैं। मान लीजिए कोई चट्टान है, उसको अपेक्षित हो जाती है, टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। उसको निक्षेपण के लिए चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई पौधे हों, काई और लाइकन जैसे, निक्षेप के अंदर कई छोटे छोटे जीव भी आश्रय प्राप्त करते हैं। पक्षियों और वायु द्वारा लाए गए बीजों से छोटी छोटी घासों और फरन के पश्चात वृक्षों और झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधे की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जंतु कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों की सहित छिद्र में और स्पंज की तरह हो जाती है। इस प्रकार इसमें जल धारण करने की क्षमता आ जाती है। इसमें वायु का प्रवेश सुगमता से हो सकता है, जिसके कारण अंततः परिपक्व मृदा का निर्माण होता है, जो खनिज और जैविक उत्पाद युक्त होती है। इस प्रकार मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं कारक। एक तो जो सैल जो टूट के बनती है, दूसरा है सतलाकृति ऊंचावच, कितनी ऊंचाई है, कितनी
क्योंकि उससे टेम्परेचर जिस प्रकार अगर हम देखें सतह के सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने की मात्रा और धरातलीय और उप सतही अपवाह की मात्रा को निर्धारित करती हैं। इस प्रकार यह मृदा जनन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणमुख ढलान उत्तराभिमुख ढलानों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक गर्म और शुष्क होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों क्षेत्रों की मृदा में गहराई, गठन, जैविक गतिविधियों, मृदा परिच्छेदिका के विकास के संदर्भ में भिन्नता विद्यमान होती है। मध्यम से कम ढलानों पर विकसित मृदा प्राय घाटियों के तल पर पाई जाने वाली मृदा की तुलना में बेहतर जल निकासी वाली होती है। मध्यम से कम ढलानों पर विकसित मृदा प्राय घाटियों के तल पर पाई जाने वाली मृदा की तुलना में बेहतर जल निकासी वाली होती है। तीव्र ढलान अपरदन प्रवण होती है, जो सतही अवसाद के स्थानांतरण के माध्यम से मृदा के विकास को अवरुद्ध करती है। जलवायु भी इम्पोर्टेंट है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है आर्द्रता, तापमान, उनकी मौसमी और दैनिक भिन्नताएं, मृदा में उपलब्ध अधिक आर्द्रता, आधार सेल और अवसाद के अपक्षय, रासायनिक अभिक्रिया पादप विकास को बढ़ावा प्रदान करती हैं। यह मृदा पीएच और कार्बनिक पदार्थों के अपघटनों को भी प्रभावित करती हैं। जैविक क्रियाएं, जीवित जो जैविक जलवायु भी होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा है, ये भी जलवायु तो है ही। जैविक क्रियाएं जिस प्रकार जीवित जीव कार्बनिक पदार्थों के संचय, परिच्छेदी का मिश्रण, जैव भू रासायनिक पोषक चक्र को प्रभावित करते हैं। पादप पदार्थों के भूमि पर गिरने और अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से जीवधारी मृदा में हुमस और पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, जिससे मृदा की संरचना उर्वरता प्रभावित होती है। सतही वनस्पति मृदा की सतह को बांधकर धरातल पर प्रवाहित होने वाली पवन जल की गति को कम करके मृदा की ऊपरी परतों को पर्दन से विसर्जन प्रदान करती है। कालावधि भी जितना टाइम लगेगा उतनी परिपक्वता होगी और परिच्छेदीय विकास को निर्धारित करती है। भारत में भू उपयोग में परिवर्तन का विवरण देते हुए विगत कुछ दशकों में इसके लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों को उल्लेख कीजिए। देखो क्या लिखा है, भारत में भू उपयोग में परिवर्तन का विवरण देना है। भूमि उपयोग कृषि में होगी, चाहे औद्योगिक क्रिया में हो गई, चाहे पर्यटन में होगी, परिवर्तन का विवरण देना हमको। विगत कुछ दशकों में इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। जिस प्रकार जनसंख्या का दबाव बढ़ा है, विकास प्रक्रिया बढ़ी है, लोगों में जागरूकता आई है, और साथ ही भू उपयोग पैटर्न में हो रहे परिवर्तनों का परिणाम बताएं। ठीक है, हमको ये बताना है। देश का कुल प्रभावी 32,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसे अनेक निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। वन के अधीन, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त और बंजर व्यर्थ भूमि और स्थायी चरागाह और चरागाह वाला क्षेत्र, विविध तरु फसलों उपवनों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र। पिछले 4 से 5 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आए हैं और जिन्होंने देश के भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। वर्ष 2017-18 में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वन आवरण 24% हो गया है। विगत कुछ वर्ष समय में भारत के निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। देखो अब 24% हो गया वन आवरण क्षेत्र। विगत कुछ क्षेत्रों में भारत में बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। बंजर व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य भूमि, चरागाह आदि क्षेत्रों में गिरावट आई है। कौन कौन से कारक हैं आप मान सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बदलती स्वरूप है, संरचना है, जिस प्रकार उद्योग और सेवा क्षेत्र पर निर्भरता में वृद्धि हो रही है। गांव और शहरी बस्तियों के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, क्योंकि लोग प्रवासन के कारण शहरों की तरफ जा रहे हैं। और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार हुआ है, जो कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि और भूमिहीन की हानि पर हुआ है। आप आगे देख सकते हैं, वनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि, संरक्षण प्रयासों के साथ ही वनों के अंतर्गत सीमांकित क्षेत्र में वन वृद्धि के कारण भी हो सकती है। जनसंख्या में वृद्धि भी भूमि पर दबाव डाला है, उसके बाद जिससे भूमि का विखंडन होता है। इस प्रकार यह सुविधा व आजीविका के अनुसार भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन के लिए बाध्य करती हैं। चारागाह व चराई भूमि में कमी के कारण कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ा है। सार्वजनिक चरागाह भूमि पर गैर कानूनी तरीके से कृषि विस्तार से ही इनके क्षेत्र में कमी आई है। बढ़ते निवल बोए गए क्षेत्र के संदर्भ में
कृषि योग्य भूमि के उपयोग में परिवर्तन हरित क्रांति की सफलता वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय है। भू उपयोग पैटर्न में हो रहे परिवर्तन के परिणाम, इसे क्या परिणाम है हमने पढ़ लिया। कुछ सकारात्मक परिणाम है, कुछ नकारात्मक परिणाम है। सकारात्मक क्या है, मतलब जो उपजाऊपन है, एकल कृषि को बढ़ावा देने के कारण जो भूमि उपयोग पद्धति है वो कमज़ोर, भूमि उपयोग पद्धति है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। गैर कृषि योग्य क्षेत्र में श्रम के लिए प्रतिस्पर्धा से किसानों की श्रम लागत में वृद्धि हो सकती है, किंतु यह किसानों को नए अवसर भी प्रदान कर सकता है। क्योंकि अब क्या है, पहले जैसे हाथों से जुताई करते थे, अब ट्रैक्टर वगैरह से जुताई करते हैं। कृषि लागत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इससे क्या होगा, उच्च मूल्य की फसल का विक्रय करने के लिए नए उपभोक्ता भी प्राप्त हो सकते हैं। शहरी और ग्रामीण बस्तियों में निरंतर वृद्धि के कारण भू सतह को पक्का किया जा रहा है, जिससे भूजल के भूगर्भ में कमी आ रही है। परिणाम स्वरूप शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर जल की अभाव की समस्या है। भू उपयोग पैटर्न में होने वाले परिवर्तन उस क्षेत्र में अत्यधिक मौसम परिवर्तनशीलता का कारण बन रहे हैं। उदाहरण के लिए एनसीआर में ऊष्मा द्वीपों का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त यदि भूमि उपयोग में परिवर्तन बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण होता है, तो इससे जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वहीं लाखों लोगों का विस्थापन भी होता है, जो उनके स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन पर स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है। भू उपयोग पैटर्न में परिवर्तन आने से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए हरित क्रांति के दौरान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करने के कारण भूमि क्षरण, वन्य भूमि पर अतिक्रमण के कारण मानव पशु संघर्ष में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त भू उपयोग पैटर्न में हुई शहरी बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप जैसी आपदा में वृद्धि हुई है। इस प्रकार भू उपयोग पैटर्न समाज के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण पहलुओं को प्रभावित करता है। अतः इन्हें नीति निर्माण प्रक्रिया के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खनन की विभिन्न पद्धतियों का व्याख्या करनी है। किस प्रकार कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। भारत में खनन गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। कौन कौन से कारक हैं जो खनन पर प्रभाव डालते हैं। सिंपल पॉइंट है, खनन गतिविधियों से संबंधित चिंताएं क्या क्या हैं। जिस प्रकार प्रदूषण से संबंधित और गैर बराबरी, मतलब समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। असमानता चाहे राज्य के विकास में बढ़ावा देती है। खनन से आशय क्या है, ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से विभिन्न खनिज, कोयला, धातु आदि निकाली जाती है। जिस प्रकार जैसे गैर खनिज भी निकाले जा सकते हैं। ऐसे की उपस्थिति और प्रकृति के आधार पर खनन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, धरातलीय खनन, जो खुले ओपन होते हैं। यह खनिजों के खनन की सबसे सरल और सस्ती विधि है। इस विधि का प्रयोग सतह के निकट विद्यमान पदार्थों के सेवन हेतु किया जाता है। इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपाय उपकरण पर किया गया व्यय अपेक्षाकृत कम होता है। एक होता है भूमिगत खनन। यह ऐसे के धरातल के नीचे गहराई में निक्षेपित होने की स्थिति में भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक खोदे जाते हैं, जहां से खनिजों तक पहुंचने हेतु भूमिगत गैलरियां विकसित की जाती हैं। अन्य खनन कौन कौन से हैं। प्लेसर खनन, इस विधि का उपयोग नदी मार्गों, पुलिन, भालू, अन्य परिवेशों की तलछटों से मूल्यवान धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। संस्थानिक खनन, इस विधि का उपयोग मुख्य रूप से यूरेनियम के खनन के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत खनिज संसाधनों को उसी स्थान पर विलित किया जाता है। इसके पश्चात धरातल से सैलों को हटाए बिना इस खनिज को परिष्कृत किया जाता है। जिस प्रकार यूरेनियम को उसी स्थान पर निकाला जाता है। भारत में गतिविधि, जो खनन गतिविधि है, कौन कौन से कारक हैं। कुछ भौतिक कारक हैं, कुछ आर्थिक कारक हैं। भौतिक कारक में क्या है, जो खनिज, जहाँ से खनिज निकाला जाता है उसकी गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, मतलब अच्छी खनिज वाला है उसको प्रभावित तो करती ही है। निक्षेप की उपलब्धता की अवस्था खनन विधि के प्रयोग को निर्धारित करती है। पहुंच, भूभाग, जलवायु, अभिगम्यता का निर्धारण करती है। मतलब भौतिक कारक में क्या, जलवायु कैसी है वहाँ पे, जो निक्षेप की उपलब्धता है वो कितनी है, और जो चट्टान है उसकी मजबूती, कठोरता कितनी है। आर्थिक कारक क्या है, खनिज की मांग कितनी है, तकनीक और उपयोग कितनी हमारे पास उपलब्ध है, वो भी जो खनन प्रक्रिया उसको प्रभावित करती है। परिवहन लागत कितना है, परिवहन सुविधा कितनी है। खनन विधियों से संबंधित चिंता कौन कौन सी है।
नंबर 1 तो वनस्पति और भूमि क्षरण होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो मतलब भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है, भूमि का उत्तोलन हो जाता है, गड्ढे बन जाते हैं, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। ये सदाबहार पॉइंट आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, क्योंकि इससे अगर आप किसी चीज़ का निष्कर्षण करते हैं वो वायु में मिलते हैं, जल में मिलते हैं। और ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि मशीनें चलती हैं। और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी हैं, जिस प्रकार रेड होल खनन का उदाहरण आप देख सकते हैं। इससे बहुत से जो व्यक्तियों की मौत भी हो गई थी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्यों को उद्धृत करते हुए इसके लिए उत्तरदायी बलों पर प्रकाश डालना है। पहले तो हमको फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको महाद्वीपीय सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, किसने दी, इसके बारे में को थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस सिद्धांत को जो सिद्ध करता है वो साक्ष्य आपको बताने हैं। मतलब अगर दक्षिण अफ्रीका आपस में पहले जुड़े हुए थे, ये विस्थापन के कारण एक दूसरे से दूर गए हैं, इसको आपको उदाहरण के अनुसार आपको प्रस्तुत करना है। और कौन कौन से बल कार्य करते हैं, जिस प्रकार प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल आदि, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो वैगनर ने दिया था। ने महासागर और महाद्वीपों के वितरण को समझाने हेतु महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी CDT व्यापक दिया। उनके अनुसार सभी महाद्वीप पहले एक ही खंड थे, पूरा वर्ल्ड, पूरी प्रकृति, जिसको एक जलीय भाग होता था बीच में, इसको कहते थे पेंजिया, जो कठोर भाग, महाद्वीपीय भाग। और जो जल होता था इसको कहते थे पैंथालासा। धीरे धीरे बल, जो प्राकृतिक बल है, उन्होंने काम किया, आपस में दूर दूर जाने लगे, खिंचाव होने लगा, जिस प्रकार वर्तमान में भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट की तरफ जा रही है। इसी तरह इसके पहले 2 भाग थे, पेंजिया और पैंथाला था। मैंने आपको बता दिया पेंजिया के भी 2 भाग थे, जैसे ये जल है, ये पैंथालास हो गया, इसके भी 2 भाग थे। नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते हैं और इसको कहते हैं लोरेशिया ऊपरी वाले भाग को, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड, यानी दे भी रखे लोरेशिया और गोंडवानिया। इसके पश्चात लोरेशिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे महाद्वीपों में बंट गए, जो वर्तमान स्वरूप दिया हुआ है। साक्ष्य कौन कौन से हैं, जिगजैग साध्य हैं। दक्षिण अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं बिल्कुल समान है। अगर दक्षिण अफ्रीका ऐसे है तो अफ्रीका ऐसे है, मतलब इनकी जो तटीय रेखा वो ऐसे दिखती हैं, जैसे उनको कभी किसी टाइम में अलग हुए थे। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, मतलब जो महासागरों से इस साइड की चट्टान है और इस सागर की जो चट्टान है, इस महाद्वीप की जो चट्टान है और अफ्रीका महाद्वीप की चट्टान है, तो उनकी आयु लगभग समान है। दूसरा है जीवाश्म। यूरोप में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए विशिष्ट जंतुओं, पादपों के जीवाश्म की महाद्वीप विस्थापन को प्रमाणित करते हैं। टिलाइट। भारत में पाए जाने गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न सतलखंडों में प्राप्त हुए हैं। जो भारत में गोंडवाना जो क्षेत्र है उसमें जो खनिज पाए हैं वो दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ये भी क्या होता है, उसके विस्थापन का सबूत है। उत्तरदायी बल कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में लिख सकते हो। ध्रुवीय फलिंग बल जो पृथ्वी घूमने से संबंधित है, और ज्वारीय बल जो ज्वार भाटाओं से संबंधित है। महाद्वीप विस्थापन की पुष्टि करने वाला और प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय स्थल मंडलीय प्लेटों के भाग हैं। ये बल दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, और इन प्लेटों की गति महाद्वीप विस्थापन का कारण है। रेडियोधर्मी अक्षीय से उत्सर्जित ऊष्मा, जो पृथ्वी है उसकी गहराई में जो रेडियोधर्म है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो नीचे वाला भाग वो तरल अवस्था में है और ठोस पदार्थ ऊपर तैरता रहता है, एक साइड दूसरी साइड सरकता रहता है। कठोर प्लेट के नीचे प्रवाह की मंडल की चट्टानें गतिशील होती हैं, ये संवहनी प्रवाह में गमन करना प्रारंभ करती हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको अगर ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज आप लिख सकते हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। इस संदर्भ में मुंबई पुणे क्षेत्र को देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। भारत में जो संसाधनों की विविधता है वो भारत के लिए गौरव की बात है, जो देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना का समर्थन करते हैं। हालांकि औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय भिन्नताएं विद्यमान हैं। कुछ विशेष कारणों जैसे बंदरगाह की निकटता, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल श्रमिक बाजार की उपलब्धता आदि ने विशिष्ट स्थानों को आवंटित किया है। 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र
हैं। भारत में कितने हैं? 8 है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया? कौन कौन से क्षेत्र हैं? ये आपको फैक्चुअली याद ही रखने हैं। मुंबई, पुणे, हुगली। अगर हम भारत का नक्शा बनाएं, मुंबई, पुणे महाराष्ट्र में, हुगली पश्चिम बंगाल में, बंगलुरु तमिलनाडु कर्नाटक और इस साइड गुजरात क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, गुरुग्राम दिल्ली यहाँ पे, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम केरल तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र। मुंबई, पुणे, हुगली, छोटा नागपुर, और अगर विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र, कोल्लम तिरुवनंतपुरम, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ। इस तरह से हमने आपको ये बताए हैं। ये इसमें दिया भी हुआ है। जिस प्रकार गुजरात का एक क्षेत्र दिया है, ये मुंबई पुणे का है, ये कर्नाटक बंगलुरु का है, और ये हुगली का है, ये छोटा नागपुर का है, ये विशाखापट्टनम का है, और आपको बताता हूँ ये दिल्ली मेरठ का है। और मुंबई के आगे का लिखा हुआ इसने क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? किस क्वेश्चन की डिमांड थी? इस संदर्भ में मुंबई पुणे क्षेत्रों को देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहली बात तो हमको ये पता है कि औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरत हैं। वो फैक्टर यहाँ उपलब्ध हैं, चाहे वो परिवहन की सुविधा हो, चाहे विद्युत की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे प्रौद्योगिकी की सुविधा हो, चाहे आर्थिक सुविधा हो, चाहे बंदरगाह हो, ये सभी यहाँ उपलब्ध हैं। ये कारक हैं जो मुंबई पुणे को औद्योगिक क्षेत्र बनाते हैं। कच्चा माल हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, ऊर्जा हो गया, पूंजी तक पहुंच, मानव पूंजी, बाज़ार की उपलब्धता। चलो दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपके साथ सहयोगी बनूं और मैं आपका सहयोग भी लूं। धन्यवाद दोस्तों।